उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में इस साल मार्च के महीने में ही जून जुलाई जैसी भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है, जिसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्से में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। अस्पतालों में गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष एडवाइस जारी कर लोगों को सलाह दी है कि वह दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। बच्चे और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि वह इन मौसम की चपेट में जल्द ही आ सकते हैं। स्कूलों के समय में भी बदलाव की मांग उठने लगी है, ताकि बच्चों को दोपहर की झुलसाने वाली धूप से बचाया जा सके। बिजली विभाग ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है और निर्बाध आपूर्ति के प्रयास तेज कर दिए हैं। बाजारों में ठंडे पदार्थ जैसे तरबूज और मिट्टी के घड़ों की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। किसानों को भी अपनी फसलों की सिंचाई का समय बदलने की सलाह दी गई है, ताकि नमी बनी रहे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी विसात बिछानी शुरू कर दी है और उम्मीदवारों के चयन में तेजी लाई है। उन्होंने हाल ही में 4 महत्वपूर्ण जिला प्रभारियों के नाम की घोषणा की है, जिनमें सोशल इंजीनियरिंग का पूरा फॉर्मूला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इन 4 शहरों में 2 ब्राह्मण और 2 मुस्लिम नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिनका उद्देश्य दलित वोट बैंक के साथ अपना समुदाय गठजोड़ बनाना है। मायावती का मानना है कि 2007 जैसी सफलता दोहराने के लिए सर्वजन हितों और सजीवन सुखिया की नीति पर वापस लौटना समय की सबसे बड़ी मांग है। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह गांव और कस्बे में जाकर बसपा शासनकाल के दौरान हुए विकास कार्य और कानून व्यवस्था की जनता को याद दिलाएं। विपक्षी गठबंधन की चुनौतियों को देखते हुए मायावती ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने और अपने दम पर सपा में वापसी करने का संकल्प लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बसपा अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है, ताकि युवा और शहरी मतदाता तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा करने के पीछे की रणनीति यह है कि उन्हें अपने क्षेत्र में प्रचार और जनसंपर्क के लिए पर्याप्त समय मिल सके। टिकटों के बंटवारे में इस बार उन नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो पिछले कई वर्षों से पार्टी के वफादार रहे हैं। ब्राह्मण कार्ड खेलकर बसपा फिर से संवर्ण मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जो पिछले कई चुनावों से दूर छिटक गए थे। मायावती जल्द ही प्रदेश के विभिन्न मंडलों में अपनी जनसभाएं और रैलियां शुरू करने वाली हैं। लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बहुप्रतीक्षा लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे अब अपने अंतिम चरण में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 95% पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 20 मार्च 2026 तक सड़कों की पेंटिंग, साइन बोर्ड लगाने और डिवाइडर पर लाइटिंग का सारा काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, जिससे यात्रा का समय घटकर 45 मिनट रह जाएगा। वर्तमान में लखनऊ से कानपुर के बीच का सफर करने के लिए 2 से ढाई घंटे का समय लगता था, लेकिन यह मार्ग ट्रैफिक की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगा। इस एक्सप्रेसवे की सुरक्षा के लिए अधिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जो तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी करेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में आधुनिक फूड कोर्ट और पेट्रोल पंपों के निर्माण किए जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के होंगे। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 8 लेन तक विस्तार करने की गुंजाइश भी रखी गई है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से न केवल आम यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि उद्योग और माल ढुलाई में भी काफी तेजी आएगी। उन्नाव और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यह एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत काम करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार इसे अपने कार्यकाल की एक बड़ी बुनियादी ढांचे उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहार और आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। खाद्य सुरक्षण एवं औषधि प्रशासन की विशेष टीमों ने राज्य के विभिन्न जिलों में छापेदारी कर करोड़ों रुपए के मिलावट सामान जब्त किए हैं। विशेष रूप से सरसों के तेल में मिलावट करने वाली 38 बड़ी कंपनियों को चिन्हित कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू है। जाँच के दौरान यह पाया गया कि कई ब्रांड्स के तेल में कैंसर पैदा करने वाले तत्व और प्रतिबंधित
राइस ब्रांड ऑयल की भारी मात्रा मौजूद थी। छापेदारी के दौरान हजारों लीटर नकली दूध, क्विंटल भरा मिलावट खोया और घटिया क्वालिटी के मसाले बरामद किए गए हैं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी सामान बचाने वाले दुकानदारों और मिलावटखोरों के खिलाफ विभिन्न जिलों में दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि मिलावट की सूचना सीधे अधिकारियों को दे सकें। बाजारों में कैंप लगाकर लोगों को शुद्धता की पहचान करने के आसान तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि वे जागरूक बन सकें। इस सख्त कार्रवाई से मिलावटखोरी करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है और कई कारखानों पर ताले लटक गए हैं। सरकार का संकल्प है कि त्योहारों के इस सीजन में जनता को केवल शुद्ध और पौष्टिक खाद्य सामग्री ही उपलब्ध कराई जाए। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए योगी सरकार ने अब शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षकों को स्कूल पहुंचते ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिससे समय से स्कूल न आने वाले अध्यापकों पर लगाम लगाई जा सके। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक बिना पूर्व सूचना के गायब पाया जाता है तो उसका उसी दिन का वेतन तुरंत काट लिया जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अब कक्षा 1 से ही बच्चों को तकनीकी और कौशल विकास से जोड़ने के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। प्रदेश के हजारों स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और टैबलेट वितरण का काम अंतिम चरण में है ताकि ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकें। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सत्र तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से हाईटेक बना दिया जाए। मिड डे मील की गुणवत्ता की निगरानी के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरों की मदद ली जा रही है ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके। अभिभावकों के साथ हर महीने होने वाली शिक्षा अभिभावक बैठक भी अनिवार्य कर दी है ताकि बच्चों की प्रगति पर चर्चा हो सके। इस कदम से सरकारी स्कूलों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और निजी स्कूलों से नाम कटवाकर बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। शिक्षकों को भी समय समय पर नई शिक्षण तकनीकों के लिए विशेष प्रगति शिविरों में भेजा जा रहा है ताकि आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा यह क्रांतिकारी बदलाव उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और साक्षरता दर को बढ़ाने में मदद करेगा।